शुरुआत में मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ही वीक थी। मेरी माताजी थी, वो आंगनवाड़ी में खाना बना के काम चलाती थी घर का। सर मेरे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, परवीन सर। उन्होंने अपने टाइम पे एनडीए के लिए वोट ट्राई किया था, लेकिन सर का किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो सर ने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा। जब मैं 12th में था तो सर क्लास में एक दिन उन्होंने मेरे को बोला ऐसे कि यार गर्वित, तू बना है एनडीए के लिए, यू आर हैंड पिक्ड फॉर द एनडीए। अप्रैल 2020 में मैंने सोचा कि हाँ ट्यूशन स्टार्ट किया जाए। फिर मेरे एक दो जूनियर हैं यहीं पे आसपास में, तो उनको पता लगा कि भाई पढ़ा रहे हैं। ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए 250 में से 7 बंदे थे, 7 सिलेक्ट हुए थे। उन 7 में मेरा नाम था, तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन। तभी इसने इंटरव्यू और मेडिकल पास किया ना। इंटरव्यू में ही पता चल गया था हाँ भाई हो जाएगा। तब फिर मैं बोली ऐसा थोड़ी ना हो कि टेम्पू चलाने वाले का बच्चा टेम्पू ही चलाएगा, तो भाई हम पढ़ाएंगे इसको अच्छा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि बहाने कमज़ोर लोगों का हथियार होते हैं। जिन्हें कुछ करके दिखाना होता है वो बहाने नहीं लगाते, वो करके दिखाते हैं। हमारे साथ आज ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट गर्वित अभी पास आउट हुए हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट करके कल अपने गांव रेवाड़ी ज़िले का ये छोटा सा गांव है भटेड़ा, अपने गांव में पहुँचे हैं। गांव पहुँचने पर यहाँ के जो कोसली के एमएलए हैं अनिल यादव, वो भी पहुँचे थे, और बावल से जो अपने एमएलए डॉक्टर कृष्ण कुमार, वो भी पहुँचे थे, और गांव के सरपंच गणमान्य लोग सभी यहाँ पर मौजूद थे इनका अभिनंदन करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। एनजेपी की टीम आज 16 दिसंबर को इनके घर पहुँची है। आज वैसे भी विजय दिवस है, आर्मी के हिसाब से तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। तो विजय दिवस के दिन हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कठिनाइयों में, जो संघर्ष में जो जीवन जीता है और वो आगे बढ़ता है, उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है। गर्वित ने जिस परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में गर्वित ने पढ़ाई की, जिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण इनकी माँ ने किया, माँ के ऊपर अहम दायित्व था, पिता का साया सिर से उठने के बाद उनके पास अहम जिम्मेदारी थी, किस तरह जो है संतान की पालना की जाए, सारी बातें हम गर्वित से करेंगे। किस तरह उनकी पढ़ाई हुई, कहाँ पर हुई। और गर्वित, सबसे पहले तो आपको लेफ्टिनेंट बनने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अब तो आप दूसरे लोग जान सके, दूसरे यूथ जान सके कि एक लेफ्टिनेंट साधारण परिवार का युवा किस तरह सेना में उच्च पद पर पहुंच सकता है। वो पूरी कहानी आप अपनी बताएंगे तो ज़्यादा जो है युवा उससे लाभ ले सकेंगे। जो सर पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी माताजी का, इन्होंने मेरे पालन पोषण में, मेरे को पढ़ाई कराने में अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। उसके बाद मैं अपने अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे अंकल जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सर ऐसा हुआ, शुरुआत में मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ही वीक थी। मेरी माताजी थी, वो आंगनवाड़ी में खाना बना के काम चलाती थी घर का। जी। उसके बाद मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ विकास इंटरनेशनल स्कूल में, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया। और वहीं यहीं पर गांव में विकास इंटरनेशनल? नहीं, वो दूसरे गांव में है, सामने बगल वाले गांव में, रोलियावास गांव में। रोलियावास में? तो रोलियावास में जो विकास इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ कितनी पढ़ाई हुई आपकी? पहली से? नहीं, 9th से लेकर 12th तक। नहीं, और इससे पहले? फर्स्ट से, नर्सरी से लेके 8th क्लास तक मैंने स्वामी विवेकानंद स्कूल है मुंदी गाँव में, मुंदी में, वहाँ से पढ़ाई की है। वहाँ के टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। और वहाँ के टीचर ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया। मैं विकास स्कूल में गया तो अभी मैंने अच्छा किया। नॉन मेडिकल रहा आपके पास? हाँ, मेरे पास फिर 10th क्लास में मेरे 94% मार्क्स थे जी। उसके बेस पे फिर मेरे को 11th 12th में भी एडमिशन मिल गया वहाँ पे। मम्मी वहीं पे काम करती थी विकास स्कूल में एज ए मदर टीचर, मतलब बच्चों का देखभाल करने के लिए वहीं पे काम करती थी। उसके बाद मैंने 12th वहीं से की, मेरे अच्छे परसेंटेज थे नॉन मेडिकल। तो मम्मी वहाँ काम कर रही थी, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, इस तरह जो है वो फीस का ज़्यादा भार नहीं पड़ा और वो संभल गई बातें। हाँ, फीस मम्मी की सैलरी से एडजस्ट करके कुछ सैलरी दे देते, कुछ काट लेते। हाँ, ऐसे करके तो मैं पढ़ाई में ठीक था। खेलने भी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है इन क्रिकेट गेम में। क्रिकेट में हरियाणा स्टेट के लिए गया था मैं खेलने के लिए 9th क्लास, 10th क्लास में और 11th क्लास में। 2 कंसेक्यूटिव ईयर मैंने खेले क्रिकेट। किस आयु वर्ग में थे वो? जो अंडर 17 में खेलते थे उस टाइम। अंडर 17 में। तो जैसे आपकी यहाँ से 12th हुई, ये मन में कब आया
कि मुझे एनडीए में बैठना है, एनडीए की परीक्षा देनी है और मैं आगे इस सेना में करियर बनाना है या सेना में राष्ट्र सेवा के लिए जाना है? कब ऐसा विचार मन में आया? किसने इसके लिए प्रेरित किया? सर मेरे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, परवीन सर। उन्होंने अपने टाइम पे एनडीए के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन सर का किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो सर ने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, जब मैं 12th में था तो सर क्लास में एक दिन उन्होंने मेरे को बोला ऐसे कि यार गर्वित तू बना है एनडीए के लिए, यू आर हैंड पिक्ड फॉर द एनडीए। जो मतलब अच्छा। देखते हैं वो बनते, तेरे अंदर तेरे को करने की कोई जरूरत नहीं, ना किसी कोचिंग की जरूरत है, मतलब तू बना है, तू वैसे ही फिट फॉर जाएगा। एनडीए। हाँ तू जाएगा ऐसे भी तो तेरा ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा एनडीए में। और सर की बात पता नहीं मेरे को कैसी लगी, मेरे को लगा सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे तारीफ करने के लिए, ऐसे ही सर ने बोल दिया। क्योंकि मैं गेम भी खेलता था उस टाइम पे, अच्छा खासा गेम खेलता था, स्टेट खेल के रखा था, और पढ़ाई में भी मैं मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट ही था, मतलब अपनी क्लास फर्स्ट था, स्कूल टॉपर था, स्कूल का हेड बॉय था। सर को लगा कि हाँ भाई कुछ है, कुछ कर सकता है गर्वित। हाँ इसके अंदर मतलब है क्वालिटी, एनडी जो एनडी क्वालिटी मांगता है कि हाँ एज ए ऑलराउंडर बंदा होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई लेवल पढ़ाई, और गेम में तो हर चीज़ में मैं मतलब। तो मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे हर उस युवा के लिए खुले हुए हैं जो खेल में, पढ़ाई में थोड़ा सा पारंगत है और वो ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो बंदा एवरेज है वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। बकायदा ऐसा ना हो बंदा की पढ़ाई में अच्छा है और फिजिकल बिल्कुल ही लो है, बंदा मतलब ठीक ठाक हो, इंसान ठीक ठाक हो, एवरेज हो हर चीज, फिजिकल फिट, मेंटली फिट, सब तरह से फिट हो, फिजिकली फिट और मेंटली रोबस्ट इंसान हो तो आराम से निकल जाएगा उसका। वो आराम से। तो आपको कैसे परीक्षा दी, कब परीक्षा हुई, वो थोड़ा सा डिटेल से बताओ। तो मेरे सर ने मेरे को गाइड किया, मैंने भी धीरे धीरे प्लस 2 में थोड़ा ध्यान दिया। यूपीएससी कराती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम कंडक्ट, एनडीए यूपीएससी का एग्जाम जो साल में 2 बार होता है। तो मैंने अपने 12th करते करते तो ट्राई किया नहीं, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम थे, उनकी प्रिपरेशन करने के लिए धीरे धीरे। लेकिन मैंने हाँ पेपर्स देखे थे प्रीवियस ईयर्स के, कि क्या कुछ आता है एग्जाम के पेपर्स में, उस हिसाब से मैंने अपना फॉर्मेट बनाया पूरा। पेपर देखने शुरू कर दिए? हाँ, पुराने पेपर जो है। मैं 5, 6, 7 साल के पेपर्स निकाले, तो फॉर्मेट बनाया कि हाँ भाई ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना वेटेज रखता है। उसके हिसाब से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। फिर जैसे हमने 12th किया, लास्ट एग्जाम दे के आए थे, उसके 10-5 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा। लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद बच्चे थे जो आसपास के गांव के, उनके लिए पढ़ाई का कोई वो नहीं था, कहाँ पढ़े हो, कहाँ जाएं। ऑनलाइन क्लासेस होती थी उनमें, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस ही होती है। तो फिर मैंने एक वो स्टार्ट किया अपने आप में, मतलब कि हाँ भाई मम्मी भी कहीं काम नहीं जा रही थी, तो फैमिली की इनकम की जरूरत थी, कहाँ भाई लॉकडाउन में इनकम कहाँ से आएगी। तो मैंने सोचा कि हाँ मैं ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाऊंगा गाँव के बच्चों को। मैंने 12th की थी, मार्क्स मेरे को पता था 12th मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 11th 12th वाले बच्चों को कराऊं। और मेरे जो जूनियर थे स्कूल के, उनको पता था भैया अच्छा पढ़ाएंगे भैया, क्योंकि मैंने स्कूल में भी पढ़ाया था 1-2 बार क्लास, एडजस्टमेंट लगती है। मान लो कोई टीचर एब्सेंट हो गया, तो मैंने अपने प्रिंसिपल जाके बात की, सर क्या मैं क्लास ले लूँ एक, तो पढ़ा लेगा? मैं हाँ सर मैं पढ़ा लूंगा। तो उन्होंने मेरा ठीक है तो पढ़ा ले। अरे वाह। तो मैंने 1-2 क्लास स्कूल में भी ली हुई है, विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, चेयरमैन ने काफी सपोर्ट किया। हाँ अगर तू चला जा क्लास ले सकता है तू। तो ट्यूशन की सोची है, ये कौन से सन की बात है? ये 2020 की बात है। 2020। हाँ तो अप्रैल 2020 में मैंने सोचा कि हाँ ट्यूशन स्टार्ट किया जाए। फिर मेरे 1-2 जूनियर हैं यहीं पे आसपास में, तो उनको पता लगा कि भाई पढ़ा रहे हैं। ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। तो ऐसे गांव आसपास के गांव में पता लगा, तो बच्चे काफी हो गए। फिर यहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर था, रजनीश देलावास के रजनीश सर थे, उन्होंने खोला हुआ था नांगल मुंदी स्टैंड पे। अच्छा। उनके बच्चे भी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे थे, तो भी घर जाने लग गए। तो सर तो पढ़ाते थे फिजिक्स, तो सर के पास टीचर नहीं था केमिस्ट्री मैथ का, सर को पता था मैं पढ़ा लूं। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाते थे? सर पढ़ाते थे फिजिक्स, अच्छा, मैं पढ़ाता था मैथ। अच्छा। और यहाँ पे जो बच्चे गांव के थे उनको मैं केमिस्ट्री मैथ दोनों पढ़ाता था, ताकि इनकी पकड़ बनी रहे। तो मैथ में भी वो हमको जो जितना ध्यान है, बीज गणित, अंक गणित और एक हाँ सर, तो 12th के मैथ में सर कंबाइन होता है पूरा, सब कंबाइंड होता है। हाँ तो मैं मतलब मेरा मकसद क्या था कि जब तक लॉकडाउन खुले इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मेरे को एक एक्सपोजर मिले, मैं बंदों के सामने अपने विचार प्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको कन्विंस कर रहा हूँ अपने विचारों से पढ़ा के कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है उनको एटलीस्ट। तो वही चीज मेरे को हेल्प की कहाँ पे, एनडीए में। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, एसएसबी बोलते हैं, एसएसबी देने गया था 7 दिन की, तो वही चीज मेरे को हेल्प की। वहाँ बंदे बैठे होते हैं, ये जो एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हाँ जी, मतलब 250 बंदे आते हैं, उनमें से फर्स्ट डे जब बैठते हैं 250 की भीड़, उन्हें बोलना होता है अपने अपने विचार रखो, अपने अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करो। तो मैंने तो बोला हुआ है पहले से ही, इतने बंदों के सामने क्लास पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, अप्रैल से लेके, और मैंने दिसंबर तक कंटिन्यू पढ़ाया है। तो खुद को साबित करना था वहाँ पर। हाँ,
कितनी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं बोल के आऊँ भाई, वहाँ तो यहाँ भी बोल ही लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने वहाँ जाके बोला, तो ठीक है फर्स्ट डे में इन हो गया। 250 में से हम 51 बंदे इन हुए थे फर्स्ट डे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू को बताया मैंने सारी बातें कि हाँ भाई ऐसी कंडीशंस थी, ये हालात थे, मैं इतना खेला हूँ, मैंने ये किया है, इतने मेरे मार्क्स आ रखे हैं 12th में, मैंने ये कुछ किया है। तो इंटरव्यू काफ़ी इंप्रेस हुआ, उसने नॉलेज चेक की। फिर ग्राउंड टास्क मिलते हैं। ग्राउंड टास्क मैंने पहले क्रिकेट में अच्छा था, गेम्स खेलने सारे मैंने, भागने दौड़ने में अच्छा था ही, ग्राउंड टास्क में भी मैंने अच्छा था, तो एक पॉजिटिव इमेज बनती गई। बाकी जो लास्ट में कितने बच गए थे जो आपके बैच? लास्ट में हम 250 में से 7 बंदे थे, 7 सेलेक्ट हुए थे। उन 7 में मेरा नाम था, तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन। मैं 6 तारीख को रिकमेंड हुआ था और 11 को सिस्टर की शादी थी घर पे। अरे वाह। तो ऐसा था, मैं 9 तारीख को पहुंचा था यहाँ पे, आके 11 को शादी थी। तो देखा आके घर पे अरेंजमेंट स्टार्ट हो रखी है, सिस्टर लगन जा चुका है, ऐसा देखा तो हाँ कुछ करके आ रहा था, खुशी भी हुई कि हाँ भाई कुछ करके आ रहा हूँ, तो एटलीस्ट अच्छे शादी खुशी होगी। तो माँ उषा को लगा होगा कि अब तो लाल ने चमका दिया नाम। मैंने बता दिया मम्मी को, हाँ मम्मी ऐसा हुआ है, अभी मेडिकल बाकी है। तो मेरी मेडिकल के लिए, मैंने मेडिकल थी मेरी 10 को, तो मैंने मना कर दिया, सर मेडिकल 10 को नहीं दे पाऊंगा, सिस्टर की शादी 11। तो उन्होंने भी हेल्प की, उन्होंने बोला ठीक है तो 21 तारीख को आ जाना। मेडिकल शिफ्ट कर दी गई थी मेरी 21 तारीख को, तो फिर मैं दिसंबर में मेडिकल लेने। तो बहन की शादी के बाद जो है फिर आप पहुंचे वहाँ? मेडिकल शादी के बाद मेडिकल लेने के लिए गया इलाहाबाद। तो कितने साल ट्रेनिंग रही है फिर बताइए आप जो एक बार। सर उसके बाद दिसंबर में मेरी मेडिकल हुई, उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था अप्रैल में, 27 अप्रैल 2021 मैंने एनडी ज्वाइन किया था। उसके बाद 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की। दिसंबर 2000। ये ट्रेनिंग किस लेवल की रहती है? एक किस्म से ये मान लिया जाए कि ग्रेजुएशन हो जाती है? हाँ सर, एनडीए में क्या होता है कि आपको फिजिकली फिट बनाया जाता है इंसान को, और उसकी डिग्री कराई जाती है, क्योंकि एज ए ऑफिसर यदि आप ऑफिसर बन रहे हो उसके लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। तो आपकी ग्रेजुएशन भी साथ साथ? हाँ सर, ग्रेजुएशन मैंने बीएससी की है फ्रॉम जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। जो एनडीए वो एफिलिएटेड होता है जेएनयू से। अच्छा अच्छा अच्छा। न्यू दिल्ली, जेएनयू न्यू दिल्ली। वैसे जेएनयू ग्रेजुएशन कराती नहीं है, सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में कराती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे मेरे को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई गई थी, एफएल थी मेरे पास, अरेबिक। अच्छा अच्छा। तो वैसे ग्रेजुएशन भी हो गई है मेरी बीएससी, और साथ में ट्रेनिंग कराते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है वो भी होती है वहाँ पे एनडीए में। तो 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। 6 महीने बाद ब्रेक मिलता था, यहाँ पे मम्मी रहती थी घर पे। अच्छा अच्छा। तो एक बार जिनका एडमिशन हो जाता है एनडीए में, वो ऑलमोस्ट सभी ऑफिसर बन जाते हैं या कुछ रह जाते हैं? ऐसा बैड लक भी किसी के साथ होता है? ऑलमोस्ट सब ऑफिसर बन जाते हैं। कुछ एक जिनका बहुत ही खराब लक होता है, जिनको गेम के दौरान चोट लग गई है, कोई मेजर चोट। अच्छा, बाय बैड लक। नहीं तो जो जिनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो मान लीजिए वो ऑफिसर बन गया, 98% ऑफिसर बन गया वो। कोई 1-2% बच्चे होते हैं जिनको चोट लग गई, लिगामेंट टियर हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, या हाथ बिल्कुल ही निकल गया, मतलब जो फौज के कामयाब ही नहीं है, आगे ऑपरेशन करके भी ठीक नहीं हो पाएगा, उनको बोर्ड आउट करते हैं। और फिर उनकी भी पैरालिज देखते हैं कितने % पैरालाइज हो, उसके हिसाब से एनडीए उनको पर मंथ कुछ प्रोवाइड करता है पैसे, 20,000 सर उनको फाइनेंशियली सब। गर्वित तो आपने जो अपनी कहानी बताई है, आप तो जो है वहाँ पर जो अपना जो आपके थॉट थे वो डिलीवर भी आपने किए। हम चाहेंगे कि जो आज की युवा पीढ़ी उसके नाम आप 1 मिनट का कोई मैसेज ऐसा जरूर दें कि भाई कोई भी जो है आदमी सेना में, कोई भी यूथ जो है सेना में किस तरह जा सकता है, कोई किसी तरह का उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नव यू आर लेफ्टिनेंट। मेरा मानना तो ये है, अपनी जो इलाके के बंदे हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हाँ मैं जाऊं फौज में, लेकिन कैसे जाऊं? एक सिपाही की तरह जाऊं। बच्चे क्या होते हैं 10th पास की बच्चे रेस लाने ले जाते हैं कि हाँ 16। अच्छा, उनके ऑफिसर बनने की सोच कम है। पहले बंदे को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे अंदर कैपेबिलिटीज क्या है, क्या मैं, हाँ रेस करो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ मैं मेंटली भी रोबस्ट हूँ कि मैं अपने आप को फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी लेवल में इतना अच्छा स्टैंड करता हूँ कि मैं अफसर बन सकता हूँ। बंदा सोच रहा है, बंदा इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं मेरे को तो भर्ती ही मारनी है, भर्ती ही करनी है मेरे को, तो वो उसका उसी तरफ चला जाएगा कि हाँ मेरे को भर्ती ही करनी है, मेरे को जाना ही नहीं है। यदि बंदा वही 10th के साथ साथ रेस के साथ साथ थोड़ी रेस कम करके थोड़ी पढ़ाई कर ले, तो पढ़ाई से भी आगे आ जाएगा, वो फिजिकली से भी आगे आ जाएगा। और ऑफिसर के लिए क्या क्वालिटी होती है? वो मेंटली रोबस्ट होना चाहिए,
दिमाग खुला होना चाहिए और डिसीजन फिजिकली पावर होनी चाहिए, और फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। डिसीजन पावर डिसीजन पावर होनी चाहिए उसकी। एक ऐसा कोई दौर आया संकट का कि माँ कोई ज्यादा उसमें नहीं था। फादर साहब आपके कब हुए थे एक्सपायर? फादर डेड 2010 में। 2010 में। तो उसके बाद में सारा भार माँ पर था। कभी ऐसा भी समय आया कि जो आर्थिक रूप से फीस भरने में कहीं कठिनाई आई हो, या आपकी पढ़ाई के दौरान कभी पैसे की ऐसी जरूरत पड़ी हो कि लगा हो कि यार अंधेरा है आगे, कि रास्ता मिलता गया? नहीं सर, मेरी माता जी बहुत स्ट्रोंग है। उन्होंने कैसे ना कैसे करके, मतलब पहली बात तो ऐसा कुछ दौर आया ही नहीं कि मतलब स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया, मम्मी की सैलरी से काट पीट के हो जाता था, मतलब स्कूल वालों ने अड़ाया नहीं बिल्कुल कि हाँ तेरे को। मतलब हम एक बात तो क्लियर कह सकते हैं कि जो पैसे वाला होना जरूरी नहीं है, अगर किसी के अंदर दिमाग है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, दिमाग है, तमन्ना है, तो सामने वाला भी कोई जो स्ट्रोंग है, फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, वो आपको देखेगा, आपकी हेल्प करेगा। करेगा ये श्योर शॉट है कि सामने वाला कभी आपको झुकाएगा नहीं कि हाँ भाई, टांगे नहीं खींचता कोई पीछे आगे, कोई बहाना लगाने का मौका नहीं मिलेगा जो। तो गर्वित, हमें भी आप पर गर्व है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी तरक्की करें। गर्वित के पापा चले गए, उसके बाद आपने नौकरी कब शुरू की? 2010 में? नहीं, उससे पहले भी जाती थी। अच्छा, उससे पहले भी? हाँ। उसी विकास इंटरनेशनल स्कूल में? नहीं, आंगनबाड़ी में मैं खाना बनाती थी। अच्छा, आंगनबाड़ी में खाना बनाते थे। हाँ। और उसके बाद फिर आंगनबाड़ी में खाना बनाना कब छोड़ा? और इसके पापा एक्सपायर होने के बाद में 2 साल बाद में। अच्छा, वहां से जो। हाँ। तो आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि अब बेटा अफसर बन जाएगा पक्का? कब लगा था? तो उम्मीद कभी कब नहीं बनी लगा थी? हैं? कभी नहीं लगी मेरे को तो जब पास आउट होकर के आया, जब लगा कि हम तो वर्दी पहन तभी इसने इंटरव्यू और मेडिकल पास किया ना। इंटरव्यू में ही पता चल गया था, हाँ भाई हो जाएगा शायद वो भी। तो बिटिया क्या करती है? बिटिया को कितना पढ़ाया आपने? बीए करवा दी थी। अच्छा, बिटिया हाँ। बहुत अच्छा किया। तो पूरा नाम उषा देवी बोलते हैं। उषा देवी बोलते हैं। हाँ। तो उषा देवी जी, कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा कि भाई पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाई कैसे, ऐसी स्थिति आई कभी? सर, ऐसी स्थिति आई तो है, लेकिन हमारे स्कूल वाले है ना सपोर्ट कर देते थे। और ये मन में कैसे आया कि बच्चों को पढ़ाना है? आमतौर पर तो ये मन में सर हमारे ऐसा आया, जैसे इसके पापा एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उसके बाद में फिर हम ये कहने लगे, भाई इनको सरकारी स्कूल में भेज दो। टेम्पू चलाने वाला का पापा है, अपने टेम्पू चला लेगा, और क्या अपने हमारा नाई से है हमारी। अच्छा, वो टेम्पो चलाते थे? हाँ, या फिर कटिंग वगैरह कर ले। संजय कुमार। संजय कुमार टेम्पो चलाते थे? हाँ जी। ठीक है। तो फिर मैं यूँ बोली, ऐसा थोड़ी ना हो कि टेम्पू चलाने वाले का बच्चा टेम्पू ही चलाएगा, तो भाई हम पढ़ाएंगे इसको अच्छा। उषा देवी की बच्चों को पढ़ाने की जिद और जुनून, उसी का परिणाम है आज सामने माँ के साथ उनका अफसर बेटा बैठा है, लेफ्टिनेंट गर्वित। आप दोनों को बहुत बहुत एनजेपी इंडिया, एनजेपी हरियाणा के परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।